वेलकम बैक। अभी हम लोग एक सीरीज़ लेकर चल रहे हैं कि लास्ट 10 ईयर्स बोर्ड में आए हुए जो क्वेश्चन है फिजिक्स के उसको हम सॉल्व करने हैं। और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर पर आपको 1 मार्क्स के टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, है ना। उसका सॉल्यूशन बताया था, कैसे सॉल्व करना है, हिंट दिया था। और ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे पास हैं, सबके पास शीट है। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी एट ए पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था डाइपोल की वजह से, वो 2 तरीके से फाइंड किया था। एक फाइंड किया था एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा था इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि अगर कोई डाइपोल इस तरीके से है तो आपको ये पूछ रहा है यहाँ पर परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है यहाँ पर, यानी कि हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पर फाइंड करना। तो ये डेरिवेशन आप लोग सब जानते हैं। अगर किसी को ना आता हो तो वीडियो लेक्चर अवेलेबल है इसी चैप्टर में, आप वहाँ से उसको देख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा 17 एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। कोई एक डाइपोल है जिसके हम लेंथ 2a मानते हैं, तो वो दे रहा है जो 2a है वो है 4 सेंटीमीटर। व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको क्या कर दिया गया, टिल्ट कर दिया गया ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में है तो उससे जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ 400√3 न्यूटन मीटर, यानी टाउ की वैल्यू है 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ़ इट हैज़ चार्ज ±8 नैनो कूलम, यानी Q की वैल्यू आपको गिवन है वो है ±8 नैनो कूलम। आप इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁹ कूलम। और वो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -PE cos थीटा, -PE cos थीटा। देखिए थीटा आपको गिवन है 60, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता, P आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे आप P फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर इसको P हो जाएगा Q × 2a, ठीक है। तो Q की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 8 × 10⁻⁹ × 2a 4 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 0.04, तो ये 32 × 10⁻⁹, 2 पॉइंट पे है तो यहाँ 0.32, ये हो सकता है 3.2 × 10⁻⁻। ये हो गया डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, है ना। अब एक चीज़ इसमें सीखिए कि हमें -P तो पता चल गया, cos थीटा पता है, E नहीं पता है। E फाइंड करने के लिए ही उसने आपको टॉर्क दिया हुआ है, E फाइंड करने के लिए, यानी टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। तो यहाँ से P की वैल्यू रख देंगे 3.2 × 10⁻⁻10 × E × sin 60, और ये है 4√3। तो आप इससे E फाइंड कर लेंगे, सिर्फ E अननोन है, E की वैल्यू उठाइए यहाँ रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। किसी ने सॉल्व किया, कितना आ रहा है, 2.5 और सुमित, चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, फिर आंसर मैच कराते हैं। आप टाइम ले लीजिए लेकिन ट्राई कीजिए। आयशा आपका आंसर, तो इसमें न्यूमेरिकल नंबर 17, 18 और 19, ये तीनों क्या हैं, एक जैसे हैं, बस डाटा चेंज है और तीनों बोर्ड में आए हुए हैं, किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी स्टेट में आए हुए हैं ना। चलिए तो 20 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E विथ इट्स डाइपोल मोमेंट P पैरेलल टू द फील्ड। देखो है क्या मामला, जैसे ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने हॉरिजॉन्टली इसे बना दिया। अब कह रहा है कि जो डाइपोल रखा हुआ है वो इसके पैरेलल ही है, यानी मान लो ये रहा डाइपोल, ये डाइपोल हो गया। अब डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है डाइपोल मोमेंट का, माइनस क्यू से क्यू, यानी वो उसका डायरेक्शन ऐसे ही है एम। बात समझ में आ रही? एम क्या मतलब पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, इस वक्त थीटा है 0, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अब कह रहा है पोजीशन उसने बता दी, अब आगे कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन टर्निंग द डाइपोल टिल इट्स डाइपोल मोमेंट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू ई। यानी ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, इसको घुमा करके अपोजिट कर दीजिए, तो अपोजिट करने में जो वर्क डन होगा वो फाइंड कीजिए, जो वर्क डन होगा वो फाइंड कीजिए। अब एक बात बता, जब हम इसे अपोजिट कर देंगे तो उस वक्त थीटा कितना हो जाएगा 180, तो थीटा 1 0, थीटा 2 180। अब हमारे पास जो वर्क डन होता है वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव होता है ना। यानी हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टॉर्क लगा करके रोटेट करना चाह रहा था राइट में, तो स्टेबल कंडीशन में रखा हुआ है, हमने इसको घुमा करके ऑपोजिट किया, यानी हमने इसके ऊपर वर्क किया, यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हुआ। वो फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। एक बात समझिएगा, जब यहाँ माइनस पी ई होगा तो यहाँ होगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। और अगर सिंपली कहा जाए कि एक एंगल दिया हो उस वक्त फाइंड करना हो तो क्या कहते हैं माइनस पी ई कॉस थीटा, समझ गए। अब यहाँ पर क्या हो गया कि P की वैल्यू कितना है भाई, अच्छा ये गिवन है, ठीक है। P के एक्सप्रेशन निकालना है तो पी ई यहाँ देखिए कॉस थीटा 1 यानी कॉस 0 माइनस कॉस 180। देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो -1 माइनस +1 हो गया, तो यहाँ 1 यहाँ 1 2 हो गया, तो यहाँ एक्सप्रेशन आ जाएगा वर्क डन 2PE। क्या आ गया 2PE। ये आंसर हो गया पहले पार्ट का। क्लियर बात समझ में आ गई हुई सबको। सेकंड कह रहा है द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल फॉर विच द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट बिकम्स मैक्सिमम। एक्चुअल में जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है PE साइन थीटा। अब यहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम हो, और साइन थीटा मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 90 डिग्री हो। यानी हमको क्या लेना है इसमें, थीटा की वैल्यू 90 ले लेनी है बस। उस वक्त आप टॉर्क फाइंड कर दीजिए, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, टाउ की वैल्यू आ जाएगी PE। ये सेकेंड आंसर हो गया। न्यूमेरिकल बहुत आसान आता है, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। कोई लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, बस हमें पता तो चले कि ओरिएंटेशन होता क्या है। पैरेलल में रखेंगे उस वक्त थीटा कितना होगा, एंटी पैरेलल करेंगे उस वक्त थीटा कितना होगा, और सिंपल छोटे छोटे फार्मूले हैं। और ये फार्मूले तो ऐसे हैं कि अगर आप भूल भी जाओ तो डिराइव कर लो, इतना आसान फार्मूला। क्लियर बात समझ में आ गई। चलिए नोट कीजिए, इसके बाद अगला न्यूमेरिकल आप ट्राई कीजिए इसके आगे। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 21 देखते हैं। कह रहा है ए स्मॉल मेटल स्फीयर कैरिंग ए चार्ज +Q is located at the center of a spherical cavity in a large uncharged metallic spherical shell. Write the charges on the inner and outer surfaces of the shell. Write the expression for the electric field at the point P1. क्वेश्चन इतना लंबा कह रहा है ना, सॉल्यूशन बहुत छोटा है। सबसे पहले क्या कह रहा है वो 21 में देखा जाए तो वो कह रहा था कि एक स्फेयर मेटल स्फेयर है जिस पर चार्ज +Q है। मैं एक छोटा +Q वाला बना देता हूँ, ये रहा, ये मेटल है, स्फेयर हो गया। और ये क्या कह रहा है कि एक स्फेरिकल कैविटी के अंदर है, स्फेरिकल कैविटी के अंदर है। इसका मान लीजिए इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस होगा, जो भी होगा, ये थिकनेस हो गया इसकी। बात समझ में आ रही। अच्छा ये जो कैविटी ऊपर स्फेरिकल शेल है, इस पर चार्ज कितना है, कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है। हमने इसको +Q वाले को अंदर रख दिया।
अब कह रहा है कि इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पर क्या चार्ज होगा। तो बताइए, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए। मैंने पिछले बार आपको बताया था कि यहाँ पर खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। अगर ये कंडक्टर है तो जाहिर सी बात, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अपोजिट, इसके ऊपर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, यानी यहाँ माइनस आ जाएगा। और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हम क्वेश्चन आंसर में क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन इनर शेल क्या होगा, माइनस क्यू, और चार्ज ऑन आउटर शेल प्लस क्यू। बस उसके बाद क्या पूछा उसने, कोई पॉइंट P1 है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट P1 है, और कह रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए। ये तो कह रहा, तो ये इसको क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज मानते हैं ना। इसको कैसे करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर कर दीजिए, इसको रेडियस आर कह दीजिए बस। और इंटरनल है तो आप R1 कह सकते हैं, थोड़ी बात है। ये हो गया आंसर। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन बहुत छोटा सा। समझ में आया। सबसे पहले हमें देखना है, जैसे मान लीजिए मेरे इस हाथ में प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, मैं कंडक्टर इसके पास लेकर गया तो इस सरफेस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। अगर ये माइनस मेरा था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस, और इसके इधर क्या आ जाएगा, माइनस। उसकी वजह यह है कि ये तो अनचार्ज था, न्यूट्रल था, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर तो न्यूट्रल ही बना रहेगा, लेकिन इधर वाले सरफेस पर प्लस और इधर वाले सरफेस पर माइनस, ये चीज़ आनी है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, 22 देखिए। अच्छा, वो शीट में सही नहीं है, यहीं से पढ़ लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, ये भी इसी पर बेस्ड है, इसी कॉन्सेप्ट पर। कह रहा पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट द विसिनिटी ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्जेस एंड द प्लेट। ये जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन किया था ना, ऐसे उसमें क्वेश्चन था। क्या है, एक चार्ज है और कितना है भाई, प्लस क्यू, और एक कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा गया। देखो बताओ, अगर ये कंडक्टर हो तो यहाँ ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब एक बात बताओ, यहाँ अगर हमें क्या ड्रॉ करना है, स्केच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ पास करती हैं, पॉजिटिव से, हाँ, तो यहाँ से ऐसे लेके आओ, ऐसे ड्रॉ कर दो, ये यहाँ ड्रॉ कर दिया, और प्लस क्यू की तरफ भी तो आ रही होंगी ना, ऐसे करके ड्रॉ कर दो, बस हो गया। हाँ, जो पिछला क्वेश्चन हमने लेक्चर पे किया था 1 मार्क्स वाले में, वहाँ माइनस क्यू था, तो यहाँ माइनस क्यू था, तो यहाँ क्या बन गया था, प्लस बन गया था, और यहाँ माइनस। और जब यहाँ प्लस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जा रही थी। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ही लिख लेता हूँ, शीट पे। तो शीट में कुछ न्यूमेरिकल आइडेंटिकल टाइप के हैं, उसको आप सॉल्व करते रहिए। जो अलग है, डिफरेंट है, वो मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 23 देखिए ध्यान से। कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडाई R एंड 2R। तो हमारे पास क्या है, 2 शेल हो गए, एक का रेडियस R और दूसरा बड़ा है तो हमने 2R बना दिया। कह रहा आर गिवन चार्जेस Q1 एंड Q2, एक पर Q1 है और एक पर Q2 रेस्पेक्टिवली। द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल, यानी इस पर भी सिग्मा और इस पर भी सिग्मा। कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो Q1 एंड Q2। देखो अगर सिग्मा 1 की बात की जाए, सिग्मा की बात की जाए तो क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस पर चार्ज कितना है, Q1, और एरिया 4 पाई R स्क्वायर। सही है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो यहाँ से देखिए Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं, दूसरी कंडीशन में सिग्मा क्या होगा, Q2 अपॉन 4 पाई 2R का स्क्वायर, इसका रेडियस 2R है। ठीक है, यहाँ से Q2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 4 पाई 2R का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है हमें,
Q1 और Q2 है, दो इक्वेशन आ रही है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट ना कहो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहो और इसको इक्वेशन सेकंड को, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिए तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा Q1 अपॉन Q2 और इधर क्या आ जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर और नीचे सिग्मा 4 पाई 2R का स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 2 का स्क्वायर करोगे आएगा 4, तो Q1 अपॉन Q2 कितना आ गया 1/4 आ गया आंसर, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बीच में कुछ क्वेश्चन हैं आइडेंटिकल टाइप के हैं, है ना, वो में करा दिया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन दीजिए ध्यान से। कह रहा टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फेरिकल शेल ए एंड बी हैविंग चार्जेस +4Q एंड -4Q। देखो ए के पास चार्ज है +4Q और बी के पास चार्ज है -10Q, आर केप्ट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर सी इज़ फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद स्फेयर ए। देखो पहली बात तो इसने आइडेंटिकल कह दिया, आइडेंटिकल कहने का मतलब ही हुआ कि जब आप दोनों को एक साथ कांटेक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी हाफ हाफ हो जाएगा। इसका मतलब जब पहली कंडीशन में देखा जाए तो कौन ले गया है, ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी इज़ फर्स्ट प्लेस इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए, तो सी किसके पास गया, ए के पास, तो ए के पास कितना था भाई, सी के पास कितना हो जाएगा, ए के पास कितना था +4 था, जाहिर सी बात इससे मिला है तो सी के पास तो कुछ तो था नहीं, तो डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा +4Q। सी के पास कितना बचा, सॉरी +2Q, और अब ए के पास कितना बचा, उसके पास भी +2Q बचा पहली कंडीशन में, यानी 4 तो था ए के पास लेकिन उसने 2 सी को दे दिया। अब दूसरी कंडीशन देखिए, फिर उसने किया है एंड देन विथ स्फीयर बी, सी को फिर उसके बाद बी के पास ले गया, तो अब देखो सी के पास कितना हो जाएगा, सी के पास +2Q है और बी के पास है -10Q। ठीक है, तो /2 करेंगे तो -8 आएगा और /2 ये आ जाएगा -4Q। इतना ही चार्ज किसके पास आ जाएगा, बी के पास हो जाएगा -4Q। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो पहले ए के पास गया सी, तो उसको मिल गया +2Q और सी को मिल गया +2Q, फिर वही सी +2Q लेकर पहुंच गया -10 वाले के पास, तो जी इसके पास प्लस था, इसके पास -10 था, तो हाफ कितना हो जाएगा, -4 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है सी के पास भी -4 आ गया, बी के पास -4 आ गया। अब कह रहा है देन स्फीयर ए एंड बी आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। अब ए और बी को एक साथ में लेके आओ, तो ए के पास तो आ गया है +2Q और बी के पास आ चुका है -4Q, -4Q/2, तो यहाँ बचा -2Q और /2 कितना बचा, -Q। यही चार्ज किसके पास हो जाएगा, ए के पास भी और बी के पास भी। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर ए एंड बी, तो आंसर क्या आएगा, -Q। क्लियर? तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हमें ये लगाना है कि अगर स्फीयर आइडेंटिकल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो जाता है, जितना इसके पास है वो आधा इससे बांट लेगा। अब पता चला कि एक आदमी 20 साल का है, उसके पास 4 रोटियां हैं, और एक आदमी और 20 साल का आ गया, भाई मुझे भी भूख लगी है तो 2 रोटी उसको दे देगा, लेकिन एक बच्चा आ जाएगा 5 साल का तो उसको 2 रोटी थोड़े देगा, उसको 1 रोटी दे देगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर दोनों का शेप अलग हुआ, साइज़ अलग हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, लेकिन आइडेंटिकल होने के बाद शायद वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाता है। क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे हम लोग देखेंगे ना।